गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स और बिहार दरोगा मेंस की। तो कैसे हैं आप लोग? तो इस छोटे से वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ेंगे। वैसे हम इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन आज पहला पार्ट लेके आऊँ जिसके तहत इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं बिना सेशन को देर किए हुए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स में क्या है, तो इसमें 2 पार्ट में हम इसको बांटेंगे। एक हो गया स्टैटिक एंड कंसेप्चुअल पार्ट, एक हो गया फैक्चुअल और करंट अफेयर्स। ठीक है, फैक्चुअल और करंट अफेयर्स में फैक्चुअल में क्या आ जाएगा, बजट आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे आ जाएगा, और करंट अफेयर्स इसी का जो बजट में जो जो योजना वगैरह है ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक एंड कंसेप्चुअल पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें बेसिक जो डेफिनेशन जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक चीज़ जो पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी वो है, मतलब अगर आप इसको डिफाइन कीजिएगा तो उससे पहले हमको 1-2 बेसिक टर्म को पढ़ना पड़ेगा। जैसे रिसोर्स हो गया, जो भी हमारा इच्छा है उसको जो फुलफिल करता है उसको रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे पैसा है, पैसे से हम ये चीज़ खरीद पाएंगे। जैसे मानिए बिस्किट है, बिस्किट हमको सेटिस्फाई करेगा हमारे डिज़ायर को, कि हमको भूख लगी तो हम बिस्किट खाएंगे, तो बिस्किट क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, रिसोर्स में भी 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, एक मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स हो गया जो हमें नेचर ने, ऊपर वाले ने दिया हुआ, जैसे हवा। मैन मेड रिसोर्स हो गया जैसे मोबाइल। मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक सुविधा हो रही है और आपके डिज़ायर को फुलफिल हो रहा है। या तो आप रील्स देख रहे हैं, आपका वही डिज़ायर है कि रील्स देखना है, तो किसके थ्रू देखेंगे, मोबाइल के। तो मोबाइल क्या हो गया, रिसोर्स। और आपका डिज़ायर क्या हो गया, रील देखना। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2 टाइप के रिसोर्स, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल का एग्जांपल एयर, मैन मेड का एग्जांपल मोबाइल। अगर आपको अब इकोनॉमिक्स की इस बेसिस पर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ए साइंस इन विच, ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग वी स्टडी अबाउट हाउ कैन वी यूज रिसोर्स एफिशिएंटली, कि हम अपने रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज कैसे करेंगे। मतलब कहने का मतलब बता रहा है कि हम कोई भी चीज़ है जो हमारा रिसोर्स है, जो कि हमारे फुलफिल डिज़ायर को फुलफिल करेगा, उसको हम कितना एफिशिएंटली यूज करें कि कम उसमें ज़्यादा आउटपुट हमको मिले। यही अल्टीमेट जो है सो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मानिए आपको रिचार्ज कराना है, किसमें, मोबाइल में, जिससे आप कुछ बेटर, जैसे आपको लेक्चर देखना है, आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आप किससे देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या हो गया, रिसोर्स। अब उसको आप एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक आपको आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 399 का जियो का रिचार्ज। ठीक है, तो आपने 399 का किया तो अनलिमिटेड है। एक आएगा 230 का रिचार्ज, लेकिन 230 का रिचार्ज में क्या होगा कि आपका डाटा खत्म हो जाएगा, तो फिर से आपको एक बूस्टर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आपने अगर वही 239 का करते तो बार बार आपको और उसमें ऐड ऑन करता, तो उस 399 में एक बार ही कर लिया, टेंशन फ्री है। कितना भी लेक्चर देखिए, कितना भी डेटा यूज़ कीजिए, सब ओके है। तो ये हो गया कि मतलब कैसे आपने रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ किया। ठीक है, फिर मोबाइल का दूसरा, और इसका दूसरा एग्जांपल दूँ तो मोबाइल का आप बहुत तरह का यूज़ हो सकता है। मानिए आप सिनेमा देखने में यूज कर रहे हैं, पूरे तरीके से गेम खेलने में यूज कर रहे हैं, और एक पढ़ने में यूज करें, तो पढ़ने में यूज कीजिएगा तो बाद में आउटपुट अच्छा मिलेगा इसको आपको। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। और हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजम्पशन, प्रोडक्शन के बारे में, यही इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है। अब पूछा जाएगा इकोनॉमी क्या है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो पूरा सब्जेक्ट हो गया, अब इकोनॉमी उसमें जो पढ़ते हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको कहते हैं इकोनॉमी, जिस जगह पर ये सब चीज़ किया जाता है। क्लियर है। इंडिया के पास हाई रिसोर्स है, बट हम लोग उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं, ये यहाँ पे बोला गया। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, तो एडम स्मिथ। इसकी एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड स्टडी एंड ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, तो एडम स्मिथ। याद रखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनकी बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड स्टडी ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। इंपॉर्टेंट है, बेसिक से चल रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, एडम स्मिथ ने बोला था कि इकोनॉमिक्स अगर एक वर्ड में बोला जाए तो वेल्थ को बोलते हैं। वेल्थ मतलब क्या हो गया, धन। उन्होंने बोला कि मोर वेल्थ है कंट्री हैज मोर हैप्पियर द पीपुल आर। बिल्कुल सही, जिस देश के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वहाँ के लोग उतने खुशी होंगे। अब ब्रांचेस देखिए, अब 2 टाइप का ब्रांच आ जाएगा, एक आ गया माइक्रो इकोनॉमी, एक हो गया मैक्रो। मैक्रो वर्ड आते ही मतलब क्या होगा, बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। मैक्रो इकोनॉमी ये हो गया कि जब आप सिंगल लेवल पे स्टडी कीजिएगा तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमी। ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, माइक्रो इकोनॉमी किसने दिया था, तो एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। वही आपसे पूछेगा मैक्रो इकोनॉमी, बड़ा वाला इकोनॉमी किसने दिया था, जॉन मेनियार्ड और केन्स ने। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक का पहला स्टार। कि माइक्रो, छोटा इकोनॉमी किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, और मैक्रो इकोनॉमी किसने दिया था, तो क्या बोलिएगा, केन्स ने।
अब देखिए माइक्रो मतलब छोटा है तो किसके बारे में पढ़िएगा, पर्सन के बारे में, फैमिली के बारे में, फर्म के बारे में। और ये मैक्रो है, बड़ा वाला है, तो इस कंट्री के बारे में पढ़िएगा। क्लियर कट है। इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखिएगा तो ये क्या कहलाएगा, प्राइस थ्योरी। ठीक है, क्लियर है। ये प्राइस थ्योरी, ये इनकम थ्योरी। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन हर साल आप देखते होंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बार बार याद रखेगा कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है आपको, मतलब कोई भी चीज़ जैसे खेती है, ठीक है, खेती करना है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। इसके लिए कौन कौन से चार जो है पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना। देखिए सबसे पहले ज़मीन होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए और इंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लेबर। याद रखिए 2-3 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, दरोगा में आ चुका है, एईडीओ में आने की प्रोबेबिलिटी अगर कंसेप्चुअल से आएगा तो इसमें से आएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट लेबर। 4 होते हैं टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड से क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर क्या, वेजेज लेबर को मिलेगा। कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट मिलेगा। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही बिजनेस वगैरह जो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कैपिटल, कैपिटल में क्या क्या आप देखिएगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या गया, रॉ मटेरियल, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रॉ मटेरियल। देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या, छोटे छोटे चीज़ को आप जो है सो मतलब क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में जैसे आप यूज़ करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिंग फॉर्म में, जैसे ए है, बी है, सी है, प्लस डी है, और इस तरफ देखिएगा तो वो सब मिला के जो बड़ा सा एक ई बन गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ वर्किंग में रखिए, और एक उसका जो आउटपुट आ गया वो मशीन ई में आ गया। तो आप ये देखिए रॉ मटेरियल जैसे छोटे छोटे चीज़ें मानिए गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, और ये बिल्डिंग इधर मानिए फिक्स्ड कैपिटल में। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। रॉ मटेरियल इधर हो गया, इधर जो फिक्स कैपिटल में मशीन्स हो गया लंबे टाइम के लिए जो होता है, रॉ मटेरियल छोटे टाइम के लिए। तो कैपिटल 2 भाग में, वर्किंग कैपिटल या और फिक्स्ड कैपिटल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होता जा रहा होगा। अब यूपीएससी ने पूछा था एक बार, एक चीज़ में देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टाइम के लिए, फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल होगा, फिक्स्ड कैपिटल में जो होता है जैसे मशीन्स जो कि पूरे तरीके से अब डेवलप हो चुका है। अब देखिए यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड कैपिटल। ये क्वेश्चन है, जाके यूपीएससी का देख लीजिएगा। तो फार्मर्स प्लाव, अब आप एक चीज़ बताइए, आप हमको फार्मर्स प्लाव बताइए, प्लाव क्या होता है, हल। अब हल जो है छोटे टाइम के लिए, कि हल है ही, आज चला के आया, कल यूज करे, कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। कुदाली है, कल यूज कर सकता है कि नहीं, कि आज ही ख़त्म कर दिया, नहीं, तो कर सकता है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। फिर कंप्यूटर, आज यूज किए कल ख़त्म हो गया, नहीं, फिक्स्ड कैपिटल है। अब देखिए यार्न यूज्ड बाय वीवर, जो धागा होता है जो उसमें डाल के जो किया, वो तो एक बार में कर लिया तब वो ख़त्म हो गया, तो वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। पेट्रोल, आज अभी जाके गया, यहाँ से मानिए पटना से हाजीपुर गया, तेल ख़त्म हो गया, तो वापस से नकल डालाना पड़ेगा, तो हो गया वर्किंग कैपिटल। तो जो चीज़, अब यहाँ से कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर से लिख रहा हूँ, देख लीजिए, जो चीज़ समाप्त हो जाए, अभी यूज कर रहे हैं, समाप्त हो गया, जो चीज़ समाप्त हो गया वो किस में आ गया, वो किस में आ गया, वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल। और जो चीज़ लॉन्ग टर्म चलेगा वो हो गया फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, क्लियर कट, आराम से मस्त तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा एकदम बेसिक से। अब देखिए इनकम्स कितने टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी इनकम, ठीक है, इसी का नाम है फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। एक हो गया सेकेंडरी इनकम, नॉन फैक्टर, नॉन ट्रांसफ़र। प्राइमरी इनकम हो गया जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं, मजदूरी करते, कुछ भी है, तो आपको जो सैलरी दिया गया तो वो क्या हो गया, प्राइमरी इनकम। फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, काम करने के बाद जो पैसा मिला, ठीक है। और सेकेंडरी इनकम हो गया मतलब बिना काम के, जैसे हो गया स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के लिए आपने कोई काम तो नहीं किया, वो तो सरकार आपको मदद कर रही है। तो क्लियर हो गया, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। प्राइमरी इनकम ऐसे याद रखिए, जब आप नौकरी कीजिएगा तो आपको प्राइमरी इनकम मिलेगा, अभी पिताजी के पैसा पर सेकेंडरी इनकम, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स ऑफ सर्विस, लेबर को जो पैसा मिलता है वेजेस, तो ठीक है। अब यहाँ पर जो जनरेटेड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, क्लियर है। जैसे गिफ्ट हो गया, कोई गिफ्ट दिया, स्कॉलरशिप मिला, ओल्ड एज पेंशन, ये सब सेकेंडरी का। अब क्लासीफाई करेंगे इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल रेगुलेशन, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। डेवलपमेंट पे करेंगे तो लीस्ट इकोनॉमी डेवलप्ड, डेवलपिंग डेवलप्ड, मतलब लीस्ट इकोनॉमी डेवलप्ड, जहाँ पे एकदम कम, मतलब डेवलपमेंट बहुत कम है। एक है डेवलपिंग, जैसे हम लोग का जो है सो इंडिया डेवलपिंग है, और डेवलप्ड तो यूएसए को रखेंगे डेवलप्ड में, ठीक है। अब ये चीज़ अब हम आप एक एक करके समझेंगे। ग्लोबल
इंटीग्रेशन के आधार पे अगर बांटेंगे तो ओपन, मतलब जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग इंडिया से नेपाल में मानिए सामान भेज रहे हैं, उधर से भी भेज रहे हैं, इधर से भी भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, ये ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड हो गया, नहीं भेजेंगे, से पाकिस्तान सब कुछ बंद कर दिया गया तो क्लोज्ड इकोनॉमी। इनकम के बेसिस पे लो इनकम $1135 से कम है पर कैपिटा इनकम, तो लो इनकम। लोअर हो गया 1136 से $4465, और हाई इनकम हो गया $13,845। ठीक है, ये बेसिस है। ठीक है, ये आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि लो इनकम, लोअर इनकम और हाई इनकम का बेसिस पर जो है हम इसको बांट सकते हैं। इंडिया हैज़ 2000+ लोअर मिडिल इनकम। अब रेगुलेशन के बेसिस पर भी जो मैंने बताया, अब एक एक करके पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। इसमें जो है 4 जो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, इसको जो है प्राइवेट एंटिटी जो है सो वो कंट्रोल करती है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिए, कैपिटल वर्ड आते ही याद आ जाना चाहिए। कैपिटल को कौन कंट्रोल करेगी, प्राइवेट एंटिटी। कैपिटल इकोनॉमी जो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, 4 पैरामीटर्स, उसको कौन कंट्रोल करेगी, प्राइवेट कंपनी। क्यों प्राइवेट कंपनी क्यों करेगी, ताकि उनका, क्योंकि मोटिव है उनका कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सरकारी में आपको पता है कि कम फायदा, सरकारी नौकरी में कम फायदा, प्राइवेट में ज़्यादा फायदा, ऐसे करके याद रखिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करेगा, प्राइवेट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन करेगा, प्राइवेट। बोलते जाइए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन करेगा, प्राइवेट। क्यों, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। क्लियर है। सोशलिस्ट ये किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने। हियर ऑल द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वो कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट। क्लियर है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट, रसिया, ये वो वेलफेयर मोटिव से समाज का कल्याण हो। तो ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए। एक हो गया कैपिटलिस्ट, एक हो गया सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट को कौन चलाएगा, प्राइवेट। क्यों, क्योंकि उसका मोटो ही है लूटना, मतलब पैसा कमाना। और सोशलिस्ट में कौन चलाएगा, सरकार। ठीक है, एज फॉर सोशलिस्ट, एज फॉर सरकार। क्लियर कट, समझ में आया, झटाझट चटाचट। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। तो पूछा जाएगा इंडिया किसका एग्जाम्पल है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का याद रखिए, स्टार मार्क कीजिए। क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी और हम लोग में भी। ठीक है, क्लियर कट। और मिक्स्ड इकोनॉमी किसने दिया था, तो पैट मोलिन्स ने। वहाँ मुंह मत खोल दीजिएगा कि बोलिएगा कि नहीं आ रहा था। एक एक चीज़ एनसीईआरटी है पूरा लाइन। ठीक है, मेहनत है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी किसने, पैट मोलिन्स ने। अब एक चीज़ आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि अगर इंडिया 8% एनुअली ग्रो करे, ठीक है, लगातार, तो ये हाईएस्ट इनकम कंट्री हो जाएगा 2047 तक। ठीक है, इंडिया अगर लगातार 8% पर जो है ग्रो करेगा, 8% पे लगातार ग्रो करे, तो 2047 तक ये हाईएस्ट इनकम कंट्री हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कमांड इकोनॉमी क्या होता है। कमांड इकोनॉमी में के अंदर में आ जाएगा एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक आ जाएगा कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पूरे तरीके से सरकारी आ जाएगा तो कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में थोड़ा बहुत प्राइवेट को अलाउड करेगा तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। जो है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, मिक्स्ड, अभी ऊपर में बताया था, ये दो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, कैपिटल और सोशलिस्ट को मिला देंगे तो मिक्स। कैपिटल में कौन, पूरे तरीके से प्राइवेट। सोशलिस्ट में कौन, पूरे तरीके से कौन, सरकारी। ग्लोबल इंटीग्रेशन पे अगर बांटेंगे, ओपन इकोनॉमी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड है। जैसे इंडिया से नेपाल खाना गया, मतलब सामान गया, चिप्स कुरकुरे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ आया। क्लोज में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं। सेक्टर्स, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सीधा रट लीजिएगा, बता देता हूँ, याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर, देखिए 3 सेक्टर में वैसे बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी का एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। सेकेंड में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग किससे, सेकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग किससे, सेकेंडरी। एग्रीकल्चर किससे, प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, VIP 5 स्टार क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी का। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग। और जो टर्सरी में पूछता है वो पूछता है बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, बेह ऐसे बोलेगा टर्सरी, बेह, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ। आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन छप गया आपके एग्जाम में, छप गया, यूपीएससी तक में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 24-26 मई को मैं दिखाऊंगा आपको पेपर। इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है यूपीएससी, बीपीएससी भी अब उसको देख के कॉपी करेगा। तो इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, 3 लेक्चर में आराम से करवाऊंगा, इसलिए बेसिक से करवा रहा हूँ। क्योंकि बजट, इकोनॉमिक सर्वे वो हम लोग अलग करेंगे तो हम लोग का सिलेबस ऐसे ही बहुत आधा हो जाता है।
ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, टर्शियरी का बैंकिंग एजुकेशन हेल्थ। क्लियर कट। अब देखिए रेड कॉलर वर्कर्स किसके को बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर के। प्राइमरी सेक्टर के वर्कर्स को रेड कॉलर, सेकेंडरी के ब्लू और टर्शियरी के वाइट। याद रहेगा। क्यों याद रहेगा, एक चीज़ याद रखिए, कैसे याद कीजिएगा, मैंने कैसे याद किया है कि एग्रीकल्चर जो करते हैं काम, उस किसान होते हैं वो अपना खून पसीना बहाते तो वो रेड हो गए। क्लियर कट। सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पर गैस वैस का होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, गैस होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो गैस वैस है, गैस के कारण ऊपर नीला है आसमान, तो ब्लू। और टर्शियरी सबसे भाई वाइट कॉलर, बड़े लोग बैंक एजुकेशन में जाते हैं टाई वाई वाइट वाला पहन के, तो टर्शियरी। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। अदर्स, अब टर्शियरी को भी दो भाग में बांट देते हैं, किसमें, क्वाटरनरी और क्वाइनरी, ठीक है। तो क्वाटरनरी मतलब हो गया जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और क्वाइनरी मतलब हो गया जो टॉप लेवल डिस्कशन करते हैं, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो आपको क्या मैंने फिर से बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में कौन कौन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया। सेकेंडरी में कौन आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया। टर्शियरी में कौन आ गया, बैंकिंग एजुकेशन हेल्थ। अब टर्शियरी को फर्दर और डिवाइड कर देंगे दो भाग में, एक का नाम होगा क्वाटरनरी और एक का नाम होगा क्वीनरी। क्वीनरी हो गया मतलब एकदम कैबिनेट सेक्रेटरी सर, और क्वाटरनरी में आएगा जिसके पास अच्छा नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो। क्लियर है। जितना भी इकोनॉमिक वर्क या ये सब किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है, पैसा के लिए, ठीक है। और जितना भी लीगल वर्क होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। ए डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन, ये क्या है, एक सोशल सर्विस है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बेसिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर देखिए, अभी तक जो पढ़ा इस पर एमसीक्यू होगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। मेन स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंटायर इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी किसके द्वारा, केन्स। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ रिच नेशन आर हैप्पियर। इंडिया किस टाइप का है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, सब इसको प्राइवेट में करता है, ठीक है, और प्रॉफिट कमाना जो है सो इनका मेन मुद्दा होता है। वही सोशलिस्ट में क्या हो जाता, गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है सो चालू होगा, वही क्लोज रहेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा एक से दूसरे में। अब हम लोग इन्फ्लेशन पे आते हैं, छोटा सा इसको फिर ओवर करके फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर ए टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई दर जो बढ़ जाती है, जैसे अभी आपका सिगरेट 10 रुपये का था, 14 रुपये हो गया, तो सिगरेट के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, ठीक है। डिफ्लेशन मतलब हो गया प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस जो है वो गिर गया, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बार बार पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ, MDI याद रखना है। MDI, मनी ज़्यादा मतलब पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो गया तो डिमांड ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। दूसरा, मनी कम, डिमांड कम, डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा, मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, ये चीज़ याद रहेगा दिमाग में, आपका काम होता जाएगा। अब आप देखिए, रेट मतलब वही हो गया, इन्फ्लेशन कैसे हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल अपन इनिशियल गुना 100। इन्फ्लेशन रेट इफ नेगेटिव मीन्स आइटम का कॉस्ट पहले से कम है, ठीक है, डिफ्लेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 से 12 हुआ तो इन्फ्लेशन हुआ ना। देखिए, इन्फ्लेटेशनरी गैप ड्यू टू मोर मनी, डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्लियर कट है, याद रखिएगा। मतलब आप क्या, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक है, पैसा आपके पास ज़्यादा हो गया, मानिए सबके पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो अब सब चाहेगा ना भाई उसको खरीदना, तो तो डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन जो है सो बढ़ जाएगा। क्लियर कट है। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि दिस एक्स्ट्रा डिमांड विल बी द रीजन फॉर इन्फ्लेशन। पैसा आपके पास, देखिए वही बोल रहा हूँ, मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है। पहले क्या था कि 100 में सबका काम चल रहा था, अब क्या हो गया कि ये 150 डिमांड हो गया, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा हुआ ना, ये कॉज ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। वो तो अपना बेचेगा ज़्यादा में। क्लियर, समझ में आ रहा है, यही चीज़ है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, किसी भी चीज़ का जो दाम बढ़ता है, डेट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस चीज़ के कारण हो सकता है, सब कुछ अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में रहे, कुछ याद रहे ना रहे, 3 चीज़ आगे का याद रहना चाहिए, CIG,
C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अभी इस बार का बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा तो ये दोनों मिला के 93% है, ठीक है। ये दोनों मिला के 93%, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप, सप्लाई मोर डिमांड लेस, ठीक है। सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड लेस हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेस मनी, डिफ्लेशन मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, वापस से लिख के बता रहा हूँ। डिफ्लेशन क्या हो, देखिए मनी ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा, क्लियर कट। दूसरा, मनी कम तो डिमांड कम तो इन्फ्लेशन कम, एमडीआई बार बार बोल रहा हूँ। तो पैसा कम है तो डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम, या फिर डिफ्लेशन मतलब ज़्यादा, ये बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, सप्लाई मोर लेकिन डिमांड लेस, तो बिकॉज ऑफ लेस मनी, तो एक्स्ट्रा डिमांड इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। मनी कम, डिमांड कम, डिफ्लेशन कंट्रोल, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मोर मनी सप्लाई लीड टू मोर डिमांड। मैंने आपको फिर वही चीज़ बता रहा हूँ, वापस बार बार बताऊंगा, अभी लास्ट तक यही चलेगा, मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, ठीक है। कंजम्पशन ज़्यादा, इंडस्ट्री इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है तो इसलिए इन्फ्लेशन पैसा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा, जिसके कारण फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या हो रहा है कि हमारा सरकार जो खर्चा ज़्यादा कर दे रही है तो फिर वो खर्चा कहाँ से ज़्यादा कर रही है, उधार लेके, तो वही फिजिकल डेफिसिट बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ, वापस से स्टार मार्क कीजिए यहाँ से क्वेश्चन, मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, ठीक है। ये वर्ड लास्ट तक चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, मनी कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम नहीं, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन हो गया पॉजिटिव वे में, ठीक है। कॉज ऑफ डिफ्लेशन तो लेस मनी सप्लाई, मोर डिमांड, कंजम्पशन कम तो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट कम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम तो फिजिकल कंसोलिडेशन। अब हम लोग फिजिकल डेफिसिट में नहीं देंगे, बताता हूँ फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया, सरकार जो है जो कर्जा ले रही है। अब देखिए, लेस मनी सप्लाई है, ठीक है, कंजम्पशन कम हो रहा है तो इंडस्ट्री सब पर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो गवर्नमेंट का भी पैसा बचेगा, और गवर्नमेंट का पैसा बचेगा तो उधारी नहीं हम लोग ज़्यादा लेंगे। अगर आपके जेबी में 20 रुपये है तब आप क्यों किसी से उधारी 5 रुपया मांगिएगा, ये वो वाला बात हो रहा है। इन्फ्लेशन कॉजेज द वैल्यू ऑफ मनी टू डिक्रीज, ठीक है। इन्फ्लेशन के कारण मनी का जो पैसा, क्योंकि सबके पास पैसा हो गया, इन्फ्लेशन देखिए, फिर वही फिर से बता रहा हूँ, मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा। क्यों, लोगों के जेब में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब इतना पैसा करोड़ों है, तब सबको डिफेंडर ही चाहिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही ना। तो मनी का वैल्यू कम हो गया ना, मनी का वैल्यू कम हो गया, सबके पास पैसा हो जाएगा तो मनी की वैल्यू क्या हो गई। पहले 5 रुपये जो घर से मांगते थे तो बड़ा खुश होते थे, अभी के टाइम में 500 ले जाते, कोई वैल्यू है, तो वही है इन्फ्लेशन। मनी ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, मनी कॉजेज द वैल्यू ऑफ मनी टू डिक्रीज, ठीक है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कल पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सुनते रहिए, छोटा छोटा वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको दनादन खत्म कर लेंगे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।